जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। राष्ट्र जागरण अभियान की एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी लोग जानते हैं कि देश में एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा फिदाइन अटैक हुआ है जिसने पूरे देश को हिला दिया है, पूरे देश को झंझोड़ दिया है और पूरे देश की चेतना को ये सवाल पूछने पे मजबूर कर दिया है कि हम कहाँ गलत हैं। आइए उस केस से, उस घटना से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ साझा करती हूँ। उसके बाद हम उस प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दोनों पर बात करेंगे। दिल्ली में एक सफ़ेद रंग की i20 जिसका नंबर था HR26CE 7674 वो घूम रही है और वो i20 तकरीबन 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी रहती है। दोपहर को 3:19 पर वो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी जाती है और 6:22 पर वो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से गाड़ी निकलती है। यानी तकरीबन 3 घंटे तक वो गाड़ी सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी रहती है। फरीदाबाद से वो गाड़ी आई है, बदरपुर बॉर्डर होते हुए दरियागंज, कश्मीरी गेट, सेंट्रल दिल्ली के आसपास वो गाड़ी चक्कर लगा रही है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो सीसीटीवी कैमरा से वेरीफाई हो चुका है। सुभाष मार्ग गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के सामने उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। एक फिदाइन अटैक जो आसपास के मासूम लोगों के चीथड़े उड़ा देता है। उस गाड़ी में जो मौजूद व्यक्ति था जिसका नाम अब पता चल रहा है डॉक्टर उमर उन नबी। जी हाँ, पहली बात तो डॉक्टर, उसके बाद उनके नाम के आगे लगा हुआ है उन नबी, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने नाम के आगे लगाने वाला एक पढ़ा लिखा डॉक्टर व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर बन के एक फिदाइन अटैक में अपने शरीर के भी चीथड़े उड़ा देता है। इस रेडिकलिज्म के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस फिदाइन अटैक की डिटेल्स के बारे में बात कर लें। अब जब जांच हुई, प्राइमा फेसी लोगों को ये लगा कि जनरली जैसे गाड़ियों में सीएनजी की गाड़ियों में घटनाएं हो जाती हैं, प्राइमा फेसी लोगों को लगा कि शायद ऐसा कोई दुर्घटना हो गई है। एकदम लोगों के ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आया, क्योंकि पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 1 दशक से, तो हमने ऑलमोस्ट 10 सालों से तो मुझे नहीं लगता कि हमने दिल्ली में, देश की राजधानी में, इस तरह की कोई भी घटना देखी या सुनी हो। तो इसलिए लोगों को अचानक से लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे जांच होती गई, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती गई, तब पता चला कि जो ब्लास्ट हुआ है उसके लिए जो एक्सप्लोजिव है वो भी एक विशेष प्रकार का इस्तेमाल किया गया। उसमें इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट, जो अपने आप में एक एक्सप्लोजिव नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप फ्यूल ऑयल के साथ मिला देते हैं तो वो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल करके एक भयानक एक्सप्लोजिव तैयार हो जाता है, जिसको फटने के लिए किसी डेटोनेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरी सोची समझी साजिश के तहत पहले अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत बड़ी तादाद में जमा किया गया, उसको फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स किया गया, उसको डेटोनेट किया गया और उसको एक भीड़भाड़ वाली जगह पर ब्लास्ट किया गया। अब इस ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट होता है, जब ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बन जाता है, तो जो इसका इम्पैक्ट होता है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 3200 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ब्लास्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ब्लास्ट की साउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब देखते हुए और समझते हुए मुझे लग रहा है कि जो संख्या में बताई जा रही है, अभी जो लास्ट मुझे अपडेट मिली थी, कहा जा रहा था कि तकरीबन 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुझे इस ब्लास्ट और उसकी वेलोसिटी, उसके ब्लास्ट इम्पैक्ट को देखते हुए लग रहा है कि ये भी संभावना है कि ये संख्या हमें कम बताई जा रही है। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। उस समय हमारा एक कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद था, वहाँ से उस आई थिंक इस घटना से थोड़ी देर पहले, तो उसने भी मुझे एक 6 सेकंड की वीडियो भेजी है उस जगह की, उस समय की, जिसमें कि दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना ह्यूज, इतना इम्पैक्टफुल और इतना
इतनी ज़्यादा वेलोसिटी वाला एक भयानक फिदाइन अटैक इतनी भीड़ वाली जगह हुआ हो और मात्र 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। देखिए, जान, मैं मानती हूं कि एक भी जान अगर जाए तो वो पूरी कायनात, पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर लांछन लगने वाली या लानत पड़ने वाली एक घटना है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए उठा रही हूं क्योंकि मीडिया में भी कई बार सही संख्या नहीं रखी जाती है और राजनीतिक दलों में भी कई बार ये देखा गया है कि वो बहुत सारे कारणों से सच को लोगों के सामने आने नहीं देते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल 13 लोगों की जान गई होगी। मुझे मेरी कॉमन सेंस, मेरी रैशनैलिटी ये कहती है कि उस ब्लास्ट से ज़्यादा लोगों की जान जाने की संभावना है। अब बात करते हैं कि ये जो गाड़ी फटी, कोई भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले तो ये पता किया जाता है कि ये जो व्हीकल था, ये जो वाहन था, वो किसके नाम था। तो जब ट्रेल निकाला गया, जब ओनरशिप की जांच हुई तो पता चला कि ये वाहन सबसे पहले ओरिजिनली गुरुग्राम निवासी किसी सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड था। सलमान ने इसको ओखला के किसी देवेंद्र को बेचा। देवेंद्र ने अंबाला के किसी तारिक को इस गाड़ी को बेचा। तारिक ने पुलवामा के किसी आमिर नाम के व्यक्ति को इस गाड़ी को बेचा और आमिर ने फाइनली ये गाड़ी डॉक्टर उमर मोहम्मद को बेची, जो डॉक्टर उमर उन नबी, मैंने आपको नाम बताया, जो कि फिदाइन अटैक में सुसाइड बॉम्बर बन के जो व्यक्ति फटा है, फाइनली ये गाड़ी उसको बेची गई। तो ट्रेल लेके जा रही है इसको पुलवामा, कि जो व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर बन के फटा है वो पुलवामा का व्यक्ति था। डॉक्टर उमर उन नबी उसका नाम था, पढ़ा लिखा डॉक्टर था और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। तो ये तो बात हुई ओनरशिप की। अब जब जांच एजेंसियां इसमें लगीं और जब धीरे धीरे चीज़ों को खोला गया तो तब निकल के जो स्टोरी आई है वो कुछ इस तरह से है कि ये पूरा एक टेरर प्लॉट है। ये टेरर प्लॉट जो है वो रचा गया है श्रीनगर से, कश्मीर से, और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में नौगाम नाम की किसी जगह पर जैश ए मोहम्मद के समर्थन में कुछ पोस्टर्स लगे थे। अब से कुछ समय पहले श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में नौगाम नाम की जगह पर जैश ए मोहम्मद के समर्थन में कुछ पोस्टर्स लगे थे। जब जांच एजेंसियों ने उस पर काम करना शुरू किया और उसका ट्रेल खंगाला गया कि कहाँ से ये शुरू हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, सीसीटीवी खंगाले गए, तब कुछ नाम निकल के आते हैं। तो उन नामों में एक नाम निकल के आता है मौलवी इरफान। जब और जांच होती है तो पता चलता है कि मौलवी इरफान एक वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहे हैं, पढ़े लिखे मुसलमानों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और पढ़े लिखे मुसलमानों के नामों में एक नाम है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गानी, जो कि इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत थे इसी अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में। एक और नाम निकल के आता है डॉक्टर आदिल मजीद, जो कि अभी फिलहाल सहारनपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है व्यक्ति, और उससे पहले वो सीनियर रेजिडेंट था किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अनंतनाग में। तो सबसे पहली जो हम लोगों के अवाक हो जाने वाली जो सिचुएशन है, जो फैक्ट है, वो ये है कि ये सुसाइड बॉम्बर कोई अनपढ़ व्यक्ति, कोई प्रताड़ित व्यक्ति, कोई परेशान व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति, कोई विक्टिम व्यक्ति नहीं है। ये सुसाइड बॉम्बर्स वो पढ़े लिखे लोग हैं जो भारत में पढ़े हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स और भी नाम निकल के आए। लखनऊ की एक डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर शाहीना, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, का नाम निकल के आया है। गुजरात में कुछ रिसिन नाम का एक खतरनाक जहर बनाते हुए कुछ डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, जिनका प्लान था कि वो मास लेवल पे इस जहर को इस्तेमाल करके भारतवासियों की जान लेंगे। और जांच हुई तो पता चलता है कि ये फिदाइन अटैक जो अभी हुआ है ये एक्चुअली अयोध्या में राम मंदिर के पास करने का प्लान था। दिल्ली के और भीड़भाड़ वाली जगहों पे ये फिदाइन अटैक करने का प्लान था। इसमें ट्रेल ऑफ बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ में आई हैं। एक गाड़ी तो फटी है I-20, उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ पकड़ में आई हैं और देश की अलग अलग जगहों पे अलग अलग वाहनों द्वारा ये फिदाइन अटैक करने का इन लोगों का प्लान था। एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में भारतवासियों को इन फिदाइन अटैक्स के द्वारा मारने की प्लानिंग थी। अब इतना बड़ा इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल,
इतना बड़ा वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम अगर पकड़ा जाता है तो ये नेचुरली देश के सामने कुछ सवाल तो लाता ही है। अब इसमें कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो राज सत्ता की दुकानें चला रहे हैं। कुछ लोग इसमें अपनी धर्म और रिलीजन की जो पंथ सत्ता की दुकानें चला रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो उस तरह के सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आगे आप ना ही देखिए। मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का रैडिकल, चाहे वो इधर का हो चाहे वो उधर का हो, कोई भी रैडिकल मेरी वीडियोस को कृपया ना देखें, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं। मैं अपने गुरुदेव आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के मार्गदर्शन में राष्ट्र जागरण अभियान पर काम कर रही हूं। राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका और राष्ट्रीय संयोजिका हूं। और धर्म, सत्य और न्याय, इन 3 मूल्यों को, इन 3 चीजों को बचाने का हम लोगों का अपने आप से और देश से कमिटमेंट है। और हम किसी भी विषय पर अपने निजी हित साधने के लिए ना बैठते हैं, ना संवाद करते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। हम वो बोलते हैं जो सच होता है, और सच के सिवा कुछ नहीं होता, उससे भले ही हमारा कोई भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो आगे की वीडियो वही लोग देखें जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ समाधान एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ढूंढना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जब ये व्हाइट कॉलर नेटवर्क पकड़ा गया है, पढ़े लिखे डॉक्टर्स फिदाइन बनके अगर सुसाइड बॉम्बर बनके फट रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि रेडिकलाइजेशन या कट्टरता या अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद सिर्फ अनपढ़ों तक सीमित नहीं है। ब्रेन वॉशिंग बहुत सिस्टमैटिकली होती है, बहुत स्ट्रैटेजिकली होती है, साइकोलॉजिकली बहुत इंटेलिजेंट वे में होती है, और किसी भी व्यक्ति को मानसिक गुलाम बनाने के लिए ये लोग प्रैक्टिस्ड होते हैं। तो ये सिर्फ अनपढ़ को ही हाथ में पत्थर लेकर पत्थरबाज नहीं बना सकते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को भी ब्रेन वॉश करके पहले सेपरेटिस्ट, फिर एक्सट्रीमिस्ट और फिर टेररिस्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दुश्मन से लड़ना और जीतना इतना आसान नहीं है। कट्टरवाद का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताना चाहूंगी। ओसामा बिन लादेन वॉज एन इंजीनियर। अल जवाहिरी अलकायदा चीफ, कायरो यूनिवर्सिटी से MBBS था और आय सर्जन। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल का चीफ, पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स डिग्री ली हुई है। याकूब मेमन CA। अफजल गुरु दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom। इंडियन मुजाहिदीन का रियाज भटकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाफिज सईद लश्कर का चीफ, मास्टर्स डिग्री। तो ये समझ लीजिए कि कट्टरवाद का अनपढ़ होने से कोई लेना देना नहीं है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सभ्य समाज में जीता है, जो सूटेड बूटेड अंग्रेजी बोलता हुआ व्यक्ति है, वो एकेडेमिया में भी हो सकता है, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, वो CA भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। और कई बार हम देखते हैं गांव में, जैसे मैंने उदाहरण अपने आप देखे कि गांव में आप जाइए तो कभी कोई ये भी कहता है कि कोई एक अनपढ़ मुसलमान राम राम सा आपको कहता हुआ मिल जाएगा। आप राजस्थान में जाइए, कायम खानी मुसलमान है, वहाँ पे सनातनी मुसलमान है, इंडियन ट्रेडिशंस को पूरा मानते हैं। पूरे भारत में आप चले जाइए, बहुत से आपको ऐसे इंडिक कल्चर में रूटेड मुसलमान मिलेंगे जो अनपढ़ भी हैं लेकिन गंगा माँ को अपनी माँ मानते हैं, जो हिमालय को अपना पिता मानते हैं, जो भारत की मिट्टी को चूमते हैं। अनपढ़ हैं, कभी जीवन में किताब नहीं उठाई, लेकिन उनको पता है कि भाई जो मातृभूमि में है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, वही जन्नत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि वो वहाँ पैदा हुए थे। हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम रियासत अयोध्या, रियासत मथुरा, रियासत काशी, रियासत हिंदुस्तान, रियासत भारत की बात करेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए, दिस इज कॉमन सेंस, बट अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो तो हमें पता चल गई, लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब तक हम सिर्फ समस्या की बात करें वो चिंता है,
जब तक हम उसके लिए कोई समाधान ना दें, जब तक हम उस पर कोई सॉल्यूशन ना ढूंढें, वो चिंतन में परिवर्तित नहीं होता। और हम सब लोग यहाँ पर चिंतन करने के लिए बैठे हुए हैं। हम सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि देश को इस समस्या से बाहर निकालना है। मुस्लिम्स भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा समाधान जो इस वक्त देश को चाहिए, और सारे राजनीतिक दलों को अपनी आंख नाक कान खोल के समझ लेना चाहिए, कि मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी इन इंडिया, मुस्लिम्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। तो सबसे पहले तो हम उनको अल्पसंख्यक कहना बंद करें, अल्पसंख्यक वाद की राजनीति करना बंद करें, अपीजमेंट की राजनीति करना बंद करें। जब हम उनको अल्पसंख्यक कहते हैं तो हमने उनको मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से खुद ही तोड़ दिया। मैं कहती हूं मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूं, तो क्या मैं अल्पसंख्यक हो गई? भारत इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड। जब हम कहते हैं भारत माता, तो माता के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। और अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो भारत में और बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो अल्पसंख्यक हैं। जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं। ये सभी लोग हैं जो एक्चुअली में अल्पसंख्यक कहलाने के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिनको एक्चुअली अल्पसंख्यक होने की या माइनॉरिटी होने की फैसिलिटीज, सब्सिडीज, सुविधाएं, सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन एक नैरेटिव चला चला आ रहा है देश के विभाजन से लेकर अब तक कि मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी। अरे उस समय अगर मुस्लिम्स माइनॉरिटी होंगे भी, तो आज आप उनका नंबर देखिए। किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से, किसी भी परिभाषा के हिसाब से मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। तो सबसे पहला समाधान देश को ये चाहिए कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना बंद करें, और मुसलमान अपने आप को अल्पसंख्यक मानना बंद करें। क्योंकि अल्पसंख्यक कहते ही उनके दिमाग में एक विक्टिम कार्ड आ जाता है, जिस विक्टिम कार्ड को अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे साथ तो भारत में बुरा हो रहा है, तुम्हें तो कोई पूछेगा नहीं, हमें अपना नेता बना लो तो हम ही तुम्हारी नैया पार करेंगे। और सालों से नेता बनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों की नैया पार नहीं कर पाए। आज भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 90% मुसलमान भारत में गरीब है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद सारी सुख सुविधाएं अल्पसंख्यक के नाम पर मिलने के बावजूद गरीब है, क्योंकि सारा पैसा, सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं उन नेताओं की जेबों में जा रही हैं जो ये मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। तो मुस्लिम समाज को भी समझना होगा कि अगर हमें एक्चुअल रिफॉर्म करना है, ग्रो करना है और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, तो इन नेताओं का पिछलग्गू बनने के बजाय हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह पूरे अधिकार के साथ और पूरे कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश में रहना होगा। हम किसी भी हिसाब से अपने देश में अल्पसंख्यक नहीं हैं। अब बात करते हैं दूसरे समाधान की। देखिए, मुझे लगता है कि आतंकवादी रातों रात नहीं बन जाते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान रातों रात नहीं बन जाता है। पाकिस्तान बनाने के लिए या आतंकवादी बनाने के लिए एक बहुत सोची समझी साजिश होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या होती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं एक सनातनी मुसलमान हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं तिलक भी लगाती हूँ, मैं भारत की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को भी मानती हूँ, भारत के देवी देवताओं को भी मानती हूँ। तो मुझे तो कोई माइकलाल आके ये कन्विंस नहीं कर सकता कि मैं सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाऊं, या अपने ही देश का, लोगों का तो छोड़िए, अपने देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा दूं। तो कोई भी रैशनल व्यक्ति ये नहीं करेगा। तो अगर आपको किसी को सुसाइड बॉम्बर बनाना है या अपना मानसिक गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले आपको उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म करनी होती है। सबसे पहले आपको उसको सेपरेटिस्ट बनाना होता है, ताकि वो दुनिया से अलग हट जाए। अब ये सोचने समझने की क्षमता खत्म करने के लिए फतवा ब्रिगेड्स चल रही हैं। एक मुसलमान बच्चे को क्या करना है वो भी यही बताएंगे, क्या नहीं करना है वो भी ये बताएंगे। मुसलमान बच्चे को बोलेंगे आप नाच नहीं सकते, आप गा नहीं सकते, आप रंगों से होली नहीं खेल सकते, आप दिवाली नहीं मना सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, हर चीज़ कुफ्र है, हर चीज़ शिर्क है, हर चीज़ जो है वो आप कुछ भी आपने दुनिया से मिलने वाला कर लिया, लोगों का दोस्ती करने वाली कर ली, तो आप मुनाफिक हो जाते हैं, आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो ये जो फतवा ब्रिगेड है, ये भी अनपढ़ लोग नहीं हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत आपको सेपरेटिस्ट बना रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। आपको म्यूजिक सुनना हराम है क्यों कहा जाता है? क्योंकि म्यूजिक आपको खुश रखती है, आपको शांति देती है। आप कभी भी देखिएगा कोई भी आतंकवादी आपको म्यूजिक सुनने वाला नहीं मिलेगा,
क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेटेड रखना है, उसको गुस्से में रखना है, उसको नफरत में रखना है, उसको लोगों से अलग रखना है, तो उसको सबसे पहले नाचने गाने से, म्यूजिक से, रंगों से और आपकी आत्मा को खुश करने वाली हर चीज से दूर किया जाता है। तो ये फतवा ब्रिगेड हमारे बच्चों को साइकोलॉजिकली अपना गुलाम बनाने के लिए इस तरह के डूज एंड डोंट्स, हराम हलाल की लिस्ट थमाते हैं। तो सबसे पहले तो मुसलमान युवाओं को उस लिस्ट को आज ही फेड़ फाड़ के फेंक देना होगा। हमारे अंदर एक आत्मा होती है, एक मॉरल कंपास होता है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। हम जानमाज पे बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें खुद ही बता देता है, हमारी रूह हमें खुद ही बता देती है। हमजाद, मेरी नानी कहा करती थी कि अगर सुबह उठना है तो रात को ये कह के सो जाओ कि हमजाद मुझे इतने बजे उठा देना। तो मैंने पूछा कि नानी हमजाद क्या होता है? तो नानी ने बोला कि हमजाद हमारे अंदर फरिश्ता होता है, हमारे अंदर की आत्मा होती है, हमारे अंदर की रूह होती है। तो वो हमें खुद ही बता देता है। हमें इन मीडिएटर्स की, इस फतवा ब्रिगेड की, इस हराम हलाल की लिस्ट की, इन डूज एंड डोंट्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक्चुअली अल्लाह ताला को रंगों से दिक्कत होती, म्यूजिक से दिक्कत होती, डांस से दिक्कत होती, तो वो ये सब चीज़ें बनाता क्यों? वो दुनिया ब्लैक एंड वाइट बना देता। तो सबसे पहले हमारे बच्चों को इन फतवा ब्रिगेड से दूर रहना होगा। अब देखिए कैसे काम करते हैं। जब आपने एक बच्चे को सेपरेटिस्ट बना दिया, अलगाववादी बना दिया, उसका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, किताबें, शिक्षा, न्याय प्रणाली, उसके कानून, उसका सब कुछ अलग है। उसकी, मैं अपने गुरुजी के शब्दों में बोलूं तो भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन अलग है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश से सब कुछ आपका पैरेलल चलेगा, साथ में नहीं चलेगा। एक पैरेलल सिस्टम चलेगा आपके देश के सिस्टम के साथ, तो वो नेचुरली अलग हो जाएगा, उसके दोस्त कम होंगे। जब वो सेपरेटिस्ट बन जाता है तब सेकंड स्टेज में उसको एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है। इस स्टेज में उसको बताया जाता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी जाती है, उसके दोनों तरफ ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं, वो ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, वो सीधा देखेगा। जब वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है तब फाइनल स्टेज में उसको टेररिस्ट बनाया जाता है। इस स्टेज में वो फिदाइन अटैक करता है, सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। इस स्टेज में वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को मुसलमान बना दिया तो मेरी 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी। तो ये हमें पूरी ट्रेल तोड़नी होगी। अगर हमें आतंकवाद को बर्स्ट करना है तो हमें कट्टरवाद को और अलगाववाद को भी बर्स्ट करना होगा। ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सेपरेटिज्म खत्म करना पड़ेगा। और ये इंक्लूसिवनेस सिर्फ भारतीय संस्कृति सिखाती है। मेरे गुरुजी कहते हैं हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता हैं हमारे देश में, 2-4 और हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देवी देवताओं की लड़ाई भारत में कभी नहीं रही है। हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द आने से पहले ही हम सेक्युलर थे। एक ही घर में 5 लोग 5 अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले हो सकते हैं। तो भारत में कभी भी ये लड़ाई नहीं है कि तुम अल्लाह को मानते हो, मैं राम को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं बाबा नानक को मानता हूँ, मैं महात्मा बुद्ध को मानता हूँ। आप किसी को भी मान सकते हैं। तो ये इंक्लूसिवनेस सिर्फ भारत सिखाता है, जिसको मेरे गुरुजी बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं भी संस्कृति। अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान। यही है भारतीय संस्कृति कि आप नमाज भी पढ़िए, आप अल्लाह को भी मानिए, लेकिन आप मंदिर भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला इतना ईगोइस्टिक कोई नाजी नहीं बैठा है कि मंदिर जाने से, आपके मंदिर जाने से या आपके सर झुकाने से उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। और इसके लिए तो मैं मुसलमान बच्चों को एक इस्लामिक ही कहानी बताती हूँ जो हर बच्चे को बचपन से बताई जाती है। जब हम लोग छोटे थे तो हमें बताया गया था कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो अल्लाह ताला ने अब सारे फरिश्तों को बुलाया और सब फरिश्तों को बुला के कहा कि ये मेरी सबसे जो नायाब क्रिएशन है, तुम सब इसके आगे सजदा करो। तो सभी फरिश्तों ने इंसान के आगे सजदा कर लिया। सिर्फ एक फरिश्ता था जिसने इंसान के आगे सजदा नहीं किया कि मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो फरिश्ता हूं, मैं आपके अलावा किसी और के आगे सर नहीं झुकाता। तो जिसने सजदा करने से मना किया उसको अल्लाह ताला ने शैतान बना दिया, इब्लीस बना दिया। तो ये कट्टर रेडिकल मौलाना जो आपको ये कहते हैं कि आप उस मंदिर में चले गए और आपने सजदा कर लिया तो आपने कुफ्र कर लिया, आपने शिर्क कर लिया और आप अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते, ये सब इब्लीस हैं भाई, ये शैतान है। ये आपको उस सीख से दूर कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्रिएशन के शुरू में ही आपको दे दी है कि ये इंसान है,
ये अल्लाह का नूर इसके अंदर विराजमान है और इसलिए भारतीय संस्कृति में हम सामने वाले को ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं। ये बहुत सुंदर तरह से हमारे बिहार के राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी उदाहरण देते हैं कि भारतीय संस्कृति में इंसान के आगे ऐसे ही हाथ जोड़ के नमस्ते इसलिए किया जाता है कि हम उसके अंदर विराजमान परमात्मा के आगे झुक रहे हैं। और अल्लाह का नूर हर जगह है, वो मंदिर में भी है, वो मस्जिद में भी है, वो गुरुद्वारे में भी है, वो चर्च में भी है, वो मठ में भी है, वो नदी में भी है, वो पहाड़ में भी है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, इस इंक्लूसिवनेस को हमें समझना होगा कि हमें अपने देश से अब उस सेपरेटिज्म को ख़त्म करना है। जैसे हमारे देश में कुछ नेता हैं, फॉर एग्जाम्पल असदुद्दीन ओवैसी, आतंकवाद की मैं मजम्मत करता हूँ, पाकिस्तान के मैं छक्के छुड़ा दूंगा, आतंकवाद को मैं जड़ से मिटा दूंगा, ये लाइन्स तो वो बोलते हैं, लेकिन कट्टरवाद को और अलगाववाद को मैं ख़त्म नहीं करूंगा। मैं कॉमन सिविल लॉ देश में नहीं आने दूंगा। कानून तो मुसलमान का अलग ही होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मुसलमान भारत के सभी लोगों के साथ मिल जाए। तो ये दोगलापन, ये दोहरा चरित्र जो हमें दिखता है, इसको हमें समझना होगा कि टेररिज्म को काउंटर करना है और एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करना है तो आपको सबसे पहले सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को काउंटर करना पड़ेगा। तभी आप सही मायने में मुसलमानों के हितैषी हैं और तभी आप सही मायने में देश के हितैषी हैं। आप एक बात बताइए, आज भी देश में अलग कानून चल रहे हैं मुसलमानों के लिए, अलग शिक्षा प्रणाली चल रही है मुसलमानों के लिए, अलग न्याय प्रणाली चल रही है मुसलमानों के लिए। किसी इस्लामिक स्टेट में तो ऐसा होता नहीं। आप टर्की चले जाइए, टर्की का तो बहुत आजकल उदाहरण दिए जा रहे हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे भी सेक्युलर लॉज हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर लॉज चल रही हैं। इस्लामिक कंट्रीज में बहुविवाह, मल्टीपल मैरिजेस बैन हो रही हैं, लेकिन भारत में हम आज भी अपने सर पर लेकर ढोके चल रहे हैं। और ये कब से शुरू हुआ है? भारत का मुसलमान हमेशा से ऐसे अलग नहीं था। 1937 में एक शरिया एप्लीकेशन एक्ट आती है। वो कौन लाता है? शरिया एप्लीकेशन एक्ट लाता है ब्रिटिश और मुस्लिम लीग, ये दोनों मिलके एक शरिया एप्लीकेशन एक्ट लाते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। 2 पन्नों की एक्ट है जिसमें लिखा है मुस्लिम्स विल बी गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉज। अभी इन्होंने क्यों किया? क्योंकि जैसे आतंकवादी रातों रात नहीं बन जाते, ऐसे पाकिस्तान रातों रात नहीं बन जाता। 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। 1937 में शरिया एप्लीकेशन एक्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया कि मुसलमानों को अलग करो, उन्हें बोलो कि तुम इस देश के नहीं हो, तुम्हारे कानून अलग हैं, तुम्हें सब कुछ अलग मानना है। और उस 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट को देश आज भी ढो रहा है। मैं आज सरकारों से अपील करती हूं कि जब देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो वो गुलामी वाले कानून, गुलामी वाली एक्ट्स इतनी सारी हम अपने सर पे क्यों ढो रहे हैं? और वो भी शरिया एप्लीकेशन एक्ट जो देश की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को देश से अलग करता है। जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे तब तक हम कॉमन सिविल लॉ के डिबेट में भी पड़े रहेंगे। शरिया एप्लीकेशन एक्ट इज नो मोर नीडेड। लाया कौन था? ब्रिटिश और मुस्लिम लीग जिन्ना। ना हमें जिन्ना चाहिए, ना हमें ब्रिटिश चाहिए। दोनों की नीयत देश को बांटने की थी। देश में द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता के बीज डालने के लिए शरिया एप्लीकेशन एक्ट लाया गया था। तो सबसे पहले हमें इस शरिया एप्लीकेशन एक्ट को उठाकर फेंकना होगा। तीसरा सॉल्यूशन, हमें मुसलमानों के लीडर्स सुधारने होंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली इट्स प्रूवन कि भीड़ की अपनी मानसिकता नहीं होती, भीड़ अपने नेताओं की मानसिकता से चलती है। आप कभी भी देखिएगा, जब राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे लोग भी बहुत खराब काम कर जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि जिसको वो अपना नेता मानते हैं, वो जो बात बोलता है तो भीड़ इमोशन में उसको फॉलो करती है। तो जब तक हम मुसलमानों के लीडर्स नहीं सुधारेंगे तब तक हम मुसलमानों की इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक्चुअली इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं वो लिए ही नहीं। अब से पहले की जो पार्टीज थी उन्होंने हमेशा अपीजमेंट किया, मुसलमानों के साथ खून माफ करे, उनको टेररिस्ट भी बनने दिया, उनके हाथ में हथियार भी थमा दिए, मुसलमान बच्चों को पत्थरबाजी भी करने दी, बदमाश भी बनने दिया कि भाई लड़ते रहो, बटते रहो, लेकिन हमें वोट देते रहो, हमें कुर्सी में लाते रहो। तो ये लोग भी मुसलमानों के दुश्मन थे। इवन आज की जो गवर्निंग पार्टी है, मुझे बीजेपी से भी ये शिकायत है कि बीजेपी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग मुस्लिम वॉइसेस नहीं चाहिए, उनको भी
रबर स्टैम्प्स चाहिए, उनको भी ऐसे लीडर्स चाहिए जितना वो बोले उतना ही वो करें। मुस्लिम समाज की समस्या को सुधारने के लिए आपको डेयरिंग मुस्लिम लीडर्स चाहिए, आपको वोकल मुस्लिम लीडर्स चाहिए, आपको बोलने वाले मुस्लिम लीडर्स चाहिए, आपको हक की बात, इंसाफ की बात करने वाले मुस्लिम लीडर्स चाहिए। और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाता है। ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अगर आज इस हद तक आ गई है कि देश के पढ़े लिखे डॉक्टर्स, एक वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम देश में बनाया जा रहा है, तो कल को तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, और कौन सही है और कौन गलत है, और कौन अच्छा मुसलमान है और कौन आतंकवादी मुसलमान है। इतना बड़ा रिस्क में हम देश को कैसे डाल सकते हैं? तो उससे निपटने के लिए हमें मुसलमानों के लीडर्स को सुधारना होगा। और लीडरशिप में हमेशा मानती हूं कि सिर्फ राजनीतिक नहीं होती है, राजनीतिक नेता भी सुधरने होंगे और सामाजिक नेता भी सुधरने होंगे। मुस्लिम समाज के अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपनी कौम के रिफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चौथा सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो है इस्लाम एंड पॉलिटिकल इस्लाम पे अपनी नॉलेज मुसलमानों को बढ़ानी पड़ेगी। जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स हैं उनको 5, 10, 20, 50, 100 के ग्रुप्स में बात करनी होगी कि कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय तक वो किसी भी अरब के बाहर किसी भी देश पे उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए आक्रमण नहीं किया था। उनके सामने लोकल कबीलाई अटैक्स होते रहते थे, आपस में कबीले आपस में लड़ते थे, बट उनकी कभी भी ये मंशा नहीं थी कि मैं दूसरे देशों में जाके उनको इस्लामिक कंट्री बनाऊं। उनकी डेथ के बाद इस तरह की एक पॉलिटिकल इस्लाम का एक आइडियोलॉजी चली, जो लोग तलवारें लेकर प्रॉफिट के नाम पर पूरी दुनिया में चले। उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन लोगों ने पॉलिटिकल इस्लाम स्टार्ट किया, जो आज तक चल रहा है। इस्लाम सिर्फ उनका नारा है, इस्लाम उनकी नियत नहीं है। दे आर जस्ट यूजिंग इस्लाम्स फ्लैग आपको इमोशनल करने के लिए, बट उनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना है और इस्लाम के नाम पर राजनीति करना है, इस्लाम के नाम पर नेता बनना है। इस्लाम एंड पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी एक डिटेल्ड स्पीच भी है, एंड आई विल आस्क माय टीम कि उस स्पीच का लिंक इसमें कैप्शन में डाल दें। इस्लाम एंड पॉलिटिक्स, उसमें डिटेल में आपको पता चलेगा कि कहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई, कहाँ से डिस्टॉर्ट किया गया, कहाँ से इस्लामिक थियोलॉजी में दिक्कतें आईं, और अब हमें उसके बारे में ज़्यादा लोगों तक बातचीत करनी है। ये वीडियो मैंने अब से कुछ साल पहले बनाई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, इस्लाम एंड पॉलिटिक्स। मैं अपनी टीम को बोलूँगी कि उसका लिंक ज़रूर इस कैप्शन के साथ डाल दें, ताकि इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो पर भी जाइए, बिकॉज वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो प्रॉपर अटेंशन एंड टाइम मांगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये है कि मुस्लिम समाज को इन टेररिस्ट्स को डिसोन करना बंद करना होगा। हम देखते हैं टीवी डिबेट्स पे, चैनल्स में, कि टेरर हैज नो रिलीजन। अरे नहीं नहीं, उसने ऐसा आतंकवादी घटना कर दिया, वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अरे भाई, नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर का नारा लगा के गले काट रहा है, अल्लाह अकबर के नारे लगा के सुसाइड बॉम्बर बन के फिदाइन अटैक करके फट रहा है, तो और कैसे होगा मुसलमान? जब अल्लाह 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 रट रहा है दिन रात, तो है तो मुसलमान ही। तो सबसे पहले तो मुस्लिम समाज को ये अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, ये ओनरशिप लेनी होगी कि ये हमारे बच्चे हैं। इनको डिसोन, आज आप उनको आतंकवादी, उनकी एक्ट देखकर डिसोन करना आसान होता है, क्योंकि जैसे ही आपने ओन कर लिया, ओनरशिप लेते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि अगर हमारा बच्चा था और आज आतंकवादी बन गया तो हम कहाँ गलत थे। और जहां गलती सोचेंगे फिर उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, हक की बात करनी पड़ेगी, अपने लालच छोड़ने पड़ेंगे, डर से आगे निकलना पड़ेगा। इतना काम कौन करे? किसको पड़ी है इतनी? अल्लाह की या मोहम्मद की या इस्लाम की? नोबडी इज इंटरेस्टेड। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ज्यादातर लोग इंडिफरेंट हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो जानती हूं, क्योंकि मैं राज जागरण अभियान में पूरे देश में घूमती हूं, मुझे पता है कि भारत का मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान आतंकवादी नहीं है। भारत का मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान आतंकवाद को पसंद भी नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान चाहता भी है कि आतंकवाद और कट्टरवाद खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करना चाहता, प्रयास नहीं करना चाहता, डर से और लालच से आगे नहीं आना चाहता। सोचता है हम घर बैठे रहें, कोई और आके हमारे घर की सफाई कर दे। तो ऐसा तो नहीं होता है जी। अपने घर को हम खुद साफ नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आएंगे, कोई साफ करने की कोशिश करेगा, कोई उंगली भी उठाएगा, कोई नफरत भी करने लगेगा।
और मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि अगर चावल में कुछ कीड़े हो जाएं तो उन कीड़ों को चावलों से अलग करना होता है। आज पूरे देश के सामने ये स्थिति है कि मुस्लिम समाज में कुछ कीड़े घुस गए हैं और मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि उन कीड़ों को अपने आप से हमें अलग करना होगा, अदरवाइज वो सारे चावल फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी कीड़े खाने का रिस्क नहीं लेता है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि अपने कीड़े हमें बीन के अलग करना होगा और अपने आप को उनसे अलग दिखाना होगा कि भाई हम इनसे अलग हैं, इनका जो चाहे करो। मुस्लिम मोहल्लों में जब ये टेररिस्ट छुपते हैं, सबसे पहले तो किसी भी जिम्मेदार मुसलमान नागरिक की मैं इस चैनल के माध्यम से अपील कर रही हूँ, मेरा नंबर सब जगह पब्लिक है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे, मेरी इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब जगह सुबूही खान 01 करके मेरी प्रोफाइल है। अगर आपको किसी भी मुसलमान मोहल्ले में, और ये बात मैं इसलिए जानबूझ के डिक्लेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मुसलमान बच्चे, मुसलमान युवा हम लोगों से जुड़ रहे हैं, अगर आपको अपने आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे, कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो आप मेरे नंबर पर मेरी टीम को इन्फॉर्म करिए। हम उस जगह के लोकल जो भी रेलेवेंट लोग हैं वहां तक उस बात की सूचना पहुंचाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी उस बात की सूचना पहुंचाएंगे, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है। सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधियों का, कुछ चुनिंदा पार्टीज का, पुलिस का, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का या जांच एजेंसियों का, या सिर्फ एनआईए का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, या जल थल वायु सेना का ही जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी भारत के एक एक नागरिक की है। कोई भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी अपने आसपास दिखे तो उसकी हमें सूचना दीजिए, हम उसको जो महत्वपूर्ण जगह है जहां वो बात पहुंचनी चाहिए हम उसको पहुंचाएंगे। और हम ये बात ना भूलें, अगर हम आज भी चुप रहे, अगर हमने आज भी इस घटना पर आगे आकर खुल के मुखर होकर अपना विरोध दर्ज नहीं किया तो उसको मौन समर्थन माना जाएगा। और कल को हमारे डॉक्टर बच्चे, हमारे एमबीबीएस, एमडी बच्चों के पास कोई भी मरीज जाने से डरेगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी कौम के भविष्य के लिए और अपने देश के भविष्य के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए अब हमें उस डर से आगे निकलना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास कोई मंच नहीं है, अगर आप लोगों के पास कोई जगह नहीं है, तो ये मोबाइल फोन ये सबके पास है। ये आज के समय का ब्रह्मास्त्र है। अपने इस फोन को उठाइए, इस आतंकवादी घटना को कंडेम करिए, इसकी भर्त्सना कीजिए और चिल्लाकर पूरी आवाज के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ ये कहिए कि हम भारतीय मुसलमान हैं और हमारे देशवासियों को हमारे मजहब के नाम पर अब प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, नॉट इन आवर नेम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सॉल्यूशन मुझे समझ आता है कि जितने भी कट्टरवादी सोच हैं, जितनी भी कट्टर वॉइसेस हैं, उनको भारतीय मीडिया को जगह देनी बंद करनी होगी। जैसे एक एग्जाम्पल, मैं अभी डिबेट में बैठी थी न्यूज़ 18 पर, रूबिका लियाकत जी की डिबेट में, तो उसमें मेरे साथ को पैनलिस्ट साजिद रशीदी साहब थे। तो साजिद रशीदी साहब ने अब से कुछ समय पहले एक टीवी डिबेट में बोला था कि आपने बाबरी मस्जिद खत्म कर दी, आपने राम मंदिर बना लिया, अब आपको क्या लग रहा है फिर कोई आएगा, फिर राम मंदिर का भी ब्लास्ट हो जाएगा, राम मंदिर को भी खत्म कर देंगे, राम मंदिर को भी तोड़ देंगे। इस तरह की भड़काऊ बात उन्होंने नेशनल टीवी पर करी थी। और आप सोचिए कि इन टेररिस्ट का भी प्लान अयोध्या में राम मंदिर में ब्लास्ट करने का था। तो ये हमें सोचना होगा कि जो विचार होता है, जो शब्द होते हैं, उसमें बहुत ताकत होती है। कोई भी चीज, कोई भी सोच पहले शब्द बनती है, पहले विचार बनती है, विचार के बाद शब्द बनती है, शब्द के बाद वो एक्शंस में, कर्मों में आती है, तब वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो हमें नेगेटिव विचारों के प्रचार प्रसार को रोकना होगा, हमें पॉजिटिव की लकीर बड़ी करनी होगी, हमें इन आतंकवादियों को, कट्टरवादियों को, अलगाववादियों की लकीर को छोटा करना होगा और हमें रैशनल, नेशनलिस्टिक, सनातनी, भारतीय, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और रूहानी मुसलमानों की लकीर को बड़ा करना होगा। और इसकी तरफ राष्ट्र जागरण अभियान भी एक बहुत ही डेफिनेट और एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप अब लेने जा रहा है। हालांकि इसकी प्लानिंग बहुत समय से चल रही थी और दिल्ली ब्लास्ट की इस घटना से पहले ही उत्तर प्रदेश में काशी में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर चुके थे कि भारत में ग़ज़वा-ए हिंद को ख़त्म करने के लिए राष्ट्र जागरण अभियान एक जज्बा-ए हिंद यात्रा शुरू कर रहा है। उस यात्रा में हम पूरे देश में जाकर नेशनलिस्ट,
रैशनल सनातनी मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, संगठित करेंगे, एकत्रित करेंगे, उनको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उनका साथ भी देंगे, और अगर वो कहीं गलत हैं तो हम उनको सुधारेंगे भी। और जो नेशनलिस्ट मुसलमान ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर हैं, उन सबको एक करके हम एक बड़ी लकीर, एक बड़ी टीम को स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है, जज्बा ए हिंद यात्रा पूरे देश में शुरू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी टास्क है तो इसके लिए हमने केंद्र के तौर पे उत्तर प्रदेश को चुना है। 9 दिसंबर से जज्बा ए हिंद यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है। यूपी की हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में जाकर हम इन देशभक्त मुसलमानों को ढूंढेंगे और एकत्रित करेंगे। अगर आप इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिए जाएंगे, हमें संपर्क करिए। अगर आप किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश में हमारी मदद करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि अब ग़ज़वाए हिंद को ख़त्म करने का समय आ गया है। अब ऑपरेशन जिन्ना स्टार्ट करने का समय आ गया है, और अब राष्ट्रवादी और देशभक्त मुसलमानों को एक करने का और जज्बाए हिंद का समय आ गया है। इसी बात के साथ आज के इस विषय पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।